कुछ दिल्ली में बैठे हैं भाई और कुछ बम्बई में बैठे हैं भाई, कुछ दिल्ली में बैठे हैं भाई, कुछ बम्बई में बैठे हैं भाई, कुछ दिल्ली में बैठे हैं भाई, कुछ बम्बई में बैठे हैं भाई, वे नेट पे बैठे हैं भाई, वे जेट पे बैठे हैं भाई, इंटरनेट पे बैठे हैं भाई, जंबो जेट पे बैठे हैं भाई, खाली पेट हम बैठे हैं भाई, सूखे खेत पे बैठे हैं भाई, चली जिंदगी बैठे हैं भाई, सूखे खेत पे बैठे हैं भाई, चली जिंदगी बैठे हैं भाई, सूखे खेत पे बैठे हैं भाई, चली जिंदगी बैठे हैं भाई। हे जे सगळे शेतकरी जे कोरड्या शेतावर आत्महत्या करतायत त्यांचे सगळे आम्ही भावबंद आहोत आणि म्हणून या सरकारला हे जे विद्यमान सरकार आता बसतंय त्याला घालवण्याचा विडा उचललेला आहे या संविधानाच्या संरक्षक लोकांनी। मी संविधानाचा सैनिक म्हणून तुम्हाला सगळ्यांना विनंती करतो की मी कुठल्या पक्षाचा नाही पण मी संविधानाच्या पक्षाचा आहे। सगळे संविधानाच्या बाजूने उभे राहा। जय भीम, जय भारत। संविधान 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 न्याय की आंधी, न्याय की आंधी, संविधान। मैं अब मंच पर आमंत्रित करूंगी डॉक्टर अनिल जैन जी को। न्याय की आंधी, न्याय की आंधी, न्याय योद्धा कौन है? न्याय योद्धा कौन है? फुले शाहू अंबेडकर, फुले शाहू अंबेडकर, फुले शाहू अंबेडकर। आवाज नहीं सुनाई दे रही। आज हरियाणा में चुनाव है। फुले शाहू अंबेडकर संविधान के सम्मान में, संविधान के सम्मान में भारतीय संविधान। साथियों, जय संविधान, जय हिंद। हमारे बीच में हमारे दिलों की धड़कन न्याय योद्धा राहुल गांधी जी पधार चुके हैं और मैं सबसे पहले छत्रपति शाहू जी महाराज से अनुरोध करूंगा कि वो एक फूलों का बुके दे करके राहुल जी को स्वागत करें। अब मैं अनुरोध करूंगा संत शिरोमणि हमारे सुखदेव जी महाराज वाघमारे जी कि वो रविदास जी की मूर्ति दे करके निर्वेक। हेलो, सुखदेव जी वाघमारे जी महाराज, रवि उनका नाम लेना है। हाँ हाँ, हमारे बीच में स्वप्निल कुंभार जी मौजूद हैं जिन्होंने अपने हाथ से भगवान विठल रुक्मिणी जी की ये मूर्ति बनाई है, जो कुंभार समाज से आते हैं।
अब मैं अनुरोध करूंगा अपने साथियों से कि वो एक बुक्के से हमारे शाहू जी महाराज जी का स्वागत करें। सभी साथियों से अनुरोध है, जो हमारे ये आयोजक टीम के लोग हैं चारों। मैं अपने साथियों से अनुरोध करूंगा कि बुके से इसके बाद हमारे बीच में जो संत शिरोमणि सुखदेव जी भागवारे हैं, इनका भी स्वागत किया जाए। साथियों, संविधान सम्मान सम्मेलन के जो कार्यकारिणी के सदस्य थे, वो न्याय योद्धा राहुल गांधी जी से मिले। प्रश्न आया कि एक सम्मेलन जो इससे पहले 3-4 दफा उत्तर प्रदेश, पंचकुला आदि में हो चुका है, इलाहाबाद में हो चुका है, महाराष्ट्र की धरती पे होना चाहिए। तो जैसे ही ये सामने आया सब्जेक्ट, हमारे राहुल गांधी जी ने कहा कि अगर महाराष्ट्र में करना है कार्यक्रम तो सबसे पहला कार्यक्रम कोल्हापुर में होना चाहिए, क्योंकि कोल्हापुर वो पवित्र पावन धरती है जिस पे छत्रपति राजऋषि शाहू जी महाराज ने सामाजिक क्रांति की शुरुआत की। सबसे पहले 1902 में अगर कहीं पूरी दुनिया में आरक्षण की शुरुआत हुई तो वो हमारे आदरणीय छत्रपति राजऋषि शाहू जी महाराज ने कोल्हापुर में की। हम बहुजनों को 50% आरक्षण दिया। सबसे पहले अगर इसी देश में अनिवार्य और निशुल्क प्राथमिक शिक्षा अगर किसी ने दी तो वह हमारे सामाजिक क्रांति के जनक, हमारे अग्रदूत छत्रपति शाहू जी महाराज ने की। हर जाति के लिए द्वार खोल दिए शिक्षा के, ताकि हर जाति के बच्चे, क्योंकि उस समय हर जातियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, ना केवल स्कूल के द्वार खोले बल्कि उस समय के आधुनिक छात्रावास बनाए। और उससे भी बड़ी बात, छत्रपति राजऋषि शाहू जी महाराज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को कोल्हापुर में लेके आते हैं, बाणगांव में, और परिषद करते हैं और बहुजनों को कहते हैं कि आज से आपके ये नेता हैं। और इतना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जो नेतृत्व की बुनियाद है वो भी शाहू जी ने रखी। तो आज अगर कोई किसी से भी पूछे देश के किसी भी कोने में कि आज छत्रपति शाहू जी महाराज के नक्शे कदम पे कौन चल रहा है, तो एक ही जवाब मिलता है, वो आप देंगे जी, राहुल गांधी। तो आज का दिन बड़ा शुभ दिन है और ये धरती बहुत पवित्र और पावन है। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि राहुल जी के स्वागत में 2 शब्द छत्रपति शाहू जी महाराज के वंशज हमारे शाहू जी महाराज 2 शब्द राहुल जी के स्वागत में अपने प्रस्तुत करेंगे। आजच्या या संविधान सन्मान संमेलन कोल्हापूर 2024च्या कार्यक्रमासाठी मुद्दामून उपस्थित असलेले आपले
संसदचे लीडर ऑफ द अपोजिशन राहुलजी गांधी, व्यासपीठावरील इतर सर्व मान्यवर मंडळी आणि आज या संविधान सन्मान संमेलनासाठी आलेले संपूर्ण महाराष्ट्रातनं आणि भारतातनं सगळे रिप्रेझेंटेटिव्ह बंधू आणि भगिनींनो, आपल्या महाराष्ट्राला, भारताला एक जुना इतिहास आहे. इतिहासामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या वेळेस आपल्याला त्यांनी राजकीय स्वराज्य मिळवून दिलेलं होतं. पण त्यानंतर समाज जरा विखरला, वेगवेगळ्या दिशेने जाऊ लागला आणि अत्यंत अविचार करण्यासारख्या गोष्टी 18व्या शतकामध्ये घडू लागल्या आणि त्यातूनच मग महात्मा फुले सारखे मंडळी पुढं आले. त्यानंतर राजश्री छत्रपती शाहू महाराज हे कोल्हापूरच्या माध्यमातून पुढं आले आणि त्यांच्या लक्षात आलं की समाजामध्ये उणिवा काय आहेत, समाज कुठं मागे पडत आहे आणि या सर्व दृष्टिकोनातून त्यांनी 1902 मध्ये सर्वांना सन्मान करण्याच्या दृष्टिकोनातून, सर्वांना समान हक्क मिळवण्याच्या दृष्टिकोनातून आपल्यामध्ये आरक्षण सुरू केलं. 1902 मध्ये जेव्हा 90% जागा, शासकीय जागा एका विशिष्ट लोकांकडे होती आणि 10% इतर लोकांकडे, बहुजन समाजाकडे, तेव्हा त्यांनी या पद्धतीचा बदल करून, कारण त्यांना माहीत होतं की आरक्षण केल्याशिवाय आपली उन्नती होणार नाही, प्रगती होणार नाही. म्हणूनच त्यांनी त्यावेळेस आपल्या सर्वांना 50% आरक्षण दिलं आणि अशी परिस्थिती करून आपलं कामकाज सुरू ठेवलं. आणि बघता बघता आपल्याला मध्ये बाबासाहेब आंबेडकर येतात. बाबासाहेब आंबेडकरांचं आणि शाहू महाराजांचं जिव्हाळ्याचं नातं. शाहू महाराजांनी त्यांना आपले नेता, जनतेचे नेता, बहुजन समाजाचे नेता, मागासवर्गीयांचे नेता असं संबोधलं आणि यांना तुम्ही यांच्या मागे राहावा असं त्यावेळेस सांगितलं होतं. 20 वर्षानंतर हेच बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या संविधानामध्ये सिंहाचा वाटा त्यांचा होता आणि तयार करण्यामध्ये, त्या असेंब्लीमध्ये त्यांचा सिंहाचा वाटा असून जे आज आपल्या पुढे संविधान आहे, ज्याच्यामध्ये बेसिक तत्त्व आहेत आणि एकत्रित पूर्ण संविधान जे लिहिलेलं आहे त्यात यामध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांचा सिंहाचा वाटा आणि याच्यासाठी छत्रपती शाहू महाराजांच्या विचारातून आणि त्यांनी प्रामुख्याने विचार घेतले आणि ते आपल्यापुढे संविधानाच्या माध्यमातून मांडले. म्हणूनच आज अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे की कोण बघतं आहे की हे संविधान कसं मोडून काढता येईल, याला बगल कशी देता येईल, अशा तऱ्हेने आता जो प्रयत्न चालू आहे तो आपल्या मागच्या लोकसभेच्या इलेक्शन्समध्ये सर्वांनी हारून काढला आणि एकत्रित पाहता सत्तेत आलेले पक्षांकडे 2/3 नसल्यामुळे आता ते आपल्या संविधानाला काही हात लावू शकत नाहीत. अर्थात हे संविधान एवढं चांगलं आहे
की याच्यात किरकोळ दुरुस्त्या निश्चित करता येतात, पण बेसिक तत्व जे आहेत, प्राथमिक तत्व आहेत, पायाभूत तत्व जे आहेत, त्यांना आपण कोणीच हात लावू शकत नाही. आणि म्हणूनच शाहू महाराजांनी जे तत्व पुढे ठेवले होते, सर्वांना बरोबर नेण्याचे, सर्वांना एकत्र घेऊन पुढे जाण्याचे, त्याच तत्वावर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपलं हे संविधान तयार केलं. आणि आज आपलं काम आहे, संविधान आपल्या हातात येऊन जवळजवळ 75 वर्ष होऊन गेलेले आहेत आणि त्याच्या आसपास झालेले आहेत. आता आपलं सर्वांचं काम हे आहे की हे संविधान आपलं व्यवस्थित राहिलं पाहिजे, त्याचे संरक्षण केलं पाहिजे. म्हणून आपण सगळं इथं आपलं संविधान संरक्षणासाठी, संविधानाच्या सन्मानासाठी एकत्र आलो आहोत. संविधान रक्षक आपले राहुल गांधी तर आहेत आणि त्याचबरोबर त्यांना साथ देणारे आपण सर्व आहात. म्हणून हे या संविधानाच्या मूलभूत तत्वांना कोणी हात लावू शकत नाही असं आम्हाला वाटतं, पण त्याचं रक्षण निश्चित केलं पाहिजे. एवढं सांगून आपल्या सर्वांना जे या संमेलनासाठी इथं उपस्थित आलेले आहेत त्या सर्वांचं स्वागत करून माझ्या पुढे सगळे चेतनाला साहेब आहेत, पटोले साहेब आहेत आणि इतर सर्व आहेत. या सर्वांचं स्वागत करून मी आपली रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. बहुत बहुत धन्यवाद शाहू जी महाराज. हमारे लिए कितना गर्व का विषय है कि आज जो सामाजिक क्रांति के प्रणेता हैं, जो सामाजिक न्याय के आंदोलन के इंजन हैं, जो बहुजनों के उम्मीद का सूरज बनकर के उभर रहे हैं, उनका स्वागत भाषण छत्रपति राजऋषि शाहू जी महाराज के वंशज ने किया. ये हमारे लिए, सबके लिए एक बहुत ही गर्व का विषय है. और अब मैं अनुरोध करूंगा ताई प्रतिभा शिंदे और सुभाषिनी यादव जी से कि जो इससे पहले हमारे जो परिचर्चाएं हुई हैं, पैनल डिस्कशन हुआ है, उसका बहुत ही संक्षिप्त में, क्योंकि राहुल जी के पास सीमित समय किन्हीं कारणों से सामाजिक न्याय के योद्धा हमारे सबके नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, मंच पर विराजमान शाहू महाराज जी, विचार मंच के सभी साथी, मेरे सामने बैठे हुए सभी नेतागण और महाराष्ट्र से चांदा से बांदा तक आए हुए मेरे सभी लड़ने वाले साथियों, भाई और बहनों, आप सबको जिंदाबाद, जय संविधान. मुझे मालूम है आप सब लोग 8:30 बजे से इस शाहू महाराज के नाम से जो नगरी हमने यहाँ पर की है उस पे आप सब लोग इकट्ठा हुए हैं. आप सब लोग वो लोग हो जिन्होंने लोकसभा के चुनाव के वक्त इंडिया आघाड़ी के सभी पार्टियों के साथ कंधे से कंधा लगाकर आरएसएस प्रणीत मनुवादी विचार की सरकार का रथ दिल्ली में रोकने के लिए महाराष्ट्र में दम से काम किया. वो सब साथी आप हो. और आज मैं बड़े गर्व से कहना चाहती हूँ, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, इन्होंने 5 सम्मेलन पहले उत्तर भारत में किए, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पर जब दक्षिण की बारी आई तो उन्होंने कहा कि मैं वहां से शुरू करूंगा जो राजऋषि शाहू महाराज की भूमि है, जिन्होंने पहले आरक्षण खत्म किया, वहां से मैं शुरू करूंगा. और हमें गर्व है कि आज हम लोग सम्मिलित होकर इस संविधान सम्मान सम्मेलन के लिए इकट्ठा हुए हैं. सर, आज सुबह 8:30 बजे से 5 अलग अलग विषयों पर हर पैनल में 5 साथियों ने अपनी बात रखी. वारकरी परंपरा और संविधान, जो वारकरी परंपरा शतकों से चलती आ रही है, जहां पर संविधान के मूल्य कोई विदेशी नहीं है तो इस मिट्टी के है, इस माटी के है, इस धरती के है. ये बात इस संविधान सम्मेलन में रखी गई,
जिसमें ज्ञानेश्वर बंडगर जी, सुभाष वारे और सचिन पवार, ये शंबोले जी ने बात रखी। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, सब लोगों ने अपनी बात रखी कि हाँ, हम जानते हैं मॉब लिंचिंग हो रहा है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, धर्म के और जाति के नाम पर हमें आए दिन हमलों का सामना करना जा रहा है। पर जो नफरत के बाजार में मोहब्बत का पैगाम राहुल जी ने दिया है, उस पैगाम के साथ और संविधान के विचारों के साथ हम डटे हैं और लड़ते रहेंगे। इसका हम लोग सामना करेंगे और इसलिए वो जातिवादी धर्मांध शक्ति महाराष्ट्र में भी हम सत्ता में आने नहीं देंगे। ये प्रण उसमें हुआ। महिला और संविधान का समता मूल्य हम जानते हैं। कांग्रेस ने जब सत्ता में आने के बाद संविधान समिति बनाई गई, उस वक्त भी उसमें 15 महिलाएं थी और उसमें एक मुस्लिम महिला भी थी। और उन महिलाओं ने उस वक्त जिस प्रकार से संविधान सभा में अपनी बात रखी, वो काबिले तारीफ है। और आज भी जिस प्रकार से व्यवस्था में बातें चल रही है, उसको उत्तर देने के लिए वो आज भी काम आने वाली है। इसमें हसीना खान, मोलानी चंद्रशेखर, अपर्णा, मेधा पानसरे और पल्लवी रेणके जी ने अपनी बात रखी। इन्होंने कहा कि हम महिला, राहुल जी आप जिसकी जितनी आबादी उसका उतना अधिकार की बात करते हैं, हम 50% है, तो हमें राजनीति में भी और हर क्षेत्र में 50% आरक्षण देना चाहिए। ये बात वहां से उभर कर आई। और उन्होंने भी कहा कि महाराष्ट्र में बदलापुर होता है, महाराष्ट्र में आए दिन महिलाओं पे अत्याचार होता है, वो हम नहीं सहेंगे। ये बात उन्होंने कही। राजऋषि शाहू महाराज सामाजिक क्रांति के अग्रदूत, इसमें डॉक्टर भारत पाटनकर, उल्का महाजन जी, टीएस पाटिल जी और मंजूषी पवार जी ने अपने बात रखी। सामाजिक न्याय का सूत्र और धर्मनिरपेक्षता का सूत्र शाहू महाराज के विचार में था। ये बात उस पूरे इसमें उभर कर आई। और आखिरी सत्र सर, जाति न्याय जनगणना, जिसमें हम लोग जितनी आबादी उतना हक, जातिगत जनगणना, आपके जाने के बाद हम उसको आगे चलाएंगे क्योंकि उसके लिए समय नहीं था। उसमें नितिन चौधरी, डॉक्टर राजेंद्र कुब्बार जी, शब्बीर अंसारी जी, धनंजय जी और भालबा विभूते जी अपनी बात रखने वाले हैं। महाराष्ट्र से आए हुए तमाम साथी, हम सब लोग अपना संविधान का ये ऊपर उठाकर एक नारा देंगे, संविधान के सम्मान में, संविधान के सम्मान में। धन्यवाद। साथियों, समय की कमी है, बस मैं अपनी बात को इतना ही रखना चाहूँगी। जहाँ जुबा की नीलामी लगाई गई कि जुबा काट दी जाएगी, जुबा जलाने की बात की गई, बदलापुर में महिलाओं के साथ शोषण हुआ, सिर्फ इसीलिए क्योंकि न्याय योद्धा राहुल गांधी जी आरक्षण की बात कर रहे थे, संविधान की बात कर रहे थे। आपके बीच में राहुल गांधी जी इस नफरत के बाजार में मोहब्बत की बात खोलने के लिए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारे इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। वो न्याय योद्धा जो बहुजनों के दिल की धड़कन छत्रपति शाहू जी महाराज, संत श्री सुखदेव वाघमारे महाराज, डॉक्टर अनिल जैन जी, सुभाषिनी यादव जी, अशोक भारती जी, ब्रजेंद्र पाल गौतम जी, प्रतिभा शिंदे जी, टीएस पाटिल जी, शाबिर अंसारी जी, सुधीर अनवाले जी, हमारे जो सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और मीडिया के
हमारे मित्र हैं, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक है। जब मैं इस भाषण के बारे में सोच रहा था तो मुझे मालूम था कि कॉन्स्टिट्यूशन की तो बात होगी क्योंकि लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन की है और कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बड़ा रोल अंबेडकर जी का था। तो अंबेडकर जी, गांधी जी का भी डिस्कशन होगा। और फिर मुझे वो अंबेडकर जी के 3 शब्द याद आए, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। और मैं सोच रहा था कि अंबेडकर जी ने जब ये शब्द लिखे या बोले तो उसके पीछे सोच होगी। और मेरे दिमाग में सवाल उठा कि इन शब्दों का जो ऑर्डर है, सबसे पहले एजुकेट, उसके बाद में एजिटेट और उसके बाद में ऑर्गेनाइज। मतलब अगर आप अपने आप को एजुकेट नहीं करोगे, और एजुकेट का मतलब यह नहीं कि आप स्कूल और कॉलेज चले गए। एजुकेट का मतलब कि आप सिचुएशन को अच्छी तरह समझ रहे हो, जो आपके चारों तरफ हो रहा है उसको आप अच्छी तरह समझ रहे हो, जो फोर्सेस चल रही हैं, जो शक्तियां घूम रही हैं, उनको आप अच्छी तरह समझ रहे हो। मतलब यू आर ऑब्जर्विंग एक्यूरेटली कह दो उसको। उसके बाद ही एजिटेशन हो सकता है। उसके पहले अगर एजिटेशन शुरू हो गया तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उस एजिटेशन का कोई डायरेक्शन ही नहीं होगा। और फिर आपने बिना ऑर्गेनाइजेशन के एजिटेट कर दिया तो वो जो एजिटेशन है उसका जो पावर है वो ट्रांसमिट नहीं होगा। तो इसमें एक लॉजिक है। और फिर मैं सोच रहा था, जिसको आजकल मैं 90% कहता हूं, उसमें आप दलित वर्ग जोड़ दीजिए, उसमें आप ओबीसी वर्ग जोड़ दीजिए, आदिवासी वर्ग जोड़ दीजिए, माइनॉरिटीज जोड़ दीजिए, और उसमें अगर आप और ऐड करना चाहते हैं उसमें आप 5% गरीब जनरल कास्ट भी जोड़ दीजिए। पूरा ऐड करेंगे तो 95%। और मैं सोच रहा था कि जब मैं छोटा था मैंने किंडरगार्टन से पोस्ट ग्रेजुएट किया। ठीक है, मैंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदुस्तान के बाहर किया, मगर स्कूल मेरा एजुकेशन पूरा हिंदुस्तान में था। और मैं सोच रहा था कि स्कूल एजुकेशन में मुझे अनटचेबिलिटी के बारे में, दलितों के बारे में कितनी किताबें पढ़ने को मिली, कितने चैप्टर्स थे। हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है, आज 15% है, 3000 साल पुरानी हिस्ट्री है, मगर एजुकेशन सिस्टम में 3 लाइन, 5 लाइन, 20 लाइन, उसी तरीके से अगर आप ओबीसी कम्युनिटी को देखें जो अभी आए,
जिन्होंने मुझे मूर्ति दी, जैसे ही मैंने उनका हाथ मिलाया, अभी का एक्सपीरियंस बता रहा हूं आपको, कहां है? स्वप्निल कुमार जी कहां है? कहां है? चले गए? पीछे क्यों? उनको आगे लाइए ना। देखो यही है, पीछे कर दिया। जो हाथ से काम करता है वो पीछे है। तो जैसे ही मैंने इनका हाथ मिलाया, कांटेक्ट होते ही मुझे पता लग गया कि इस हाथ में हुनर है। अब आप देखिए, जिसके हाथ में हुनर है उसको पीछे बैठा दिया, और ये हिंदुस्तान में 24 घंटा हो रहा है। 24 घंटा। जिसके हाथ में स्किल है, जिसके हाथ में कैपेबिलिटी है, जिसके हाथ में एक्सपीरियंस है, चाहे उसे आप नाई कहें, मोची कहें, कारीगर कहें, फैक्ट्री में वर्कर कहें, जिसके हाथ में हुनर है उसकी हिस्ट्री तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में है ही नहीं। उसके बारे में कुछ कहा भी नहीं जाता है। उन्होंने क्या किया, कैसे किया, क्या उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, क्या उनको सहना पड़ा, वो तो है ही नहीं। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, पता नहीं शायद आपने स्कूलों में पढ़ा हो। मैंने स्कूल में ना दलितों की हिस्ट्री नहीं पढ़ी, ना दलितों की हिस्ट्री पढ़ी, ना पिछड़ों की हिस्ट्री पढ़ी। और आज तो उल्टा हो रहा है। आज वो थोड़ी सी हिस्ट्री जो है उसको भी मिटाया जा रहा है। और हिस्ट्री के बिना, अपनी स्पेस को पहचाने बिना, अपनी लोकेशन को समझे बिना एजुकेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो फिर सवाल उठना चाहिए कि ठीक है भाई, एजुकेशन सिस्टम में किसका कंट्रोल है? आप एजुकेशन सिस्टम को देखिए, आज पूरा का पूरा प्राइवेटाइज हो रहा है। गरीब बच्चे को डॉक्टर बनना हो, लॉयर बनना हो, ठीक है, वो सपना देख सकता है। भारत जोड़ो यात्रा में हजारों बच्चों से, क्या हुआ? नहीं नहीं, नो नहीं, नो नहीं, नो नहीं। हजारों बच्चों से मिला, सब कहते हैं मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं आईएएस में जाना चाहता हूं। और जब मैं इनसे बात कर रहा था, मेरे माइंड में क्या था कि मेरा देश इनसे झूठ बोल रहा है। इंजीनियर कितने लोग बनेंगे? डॉक्टर कितने बनेंगे? 2%, 3%, 5%, 7%, 90% तो नहीं बन सकते। बट हर रोज हमारे बच्चों को कहा जाता है कि भैया इंजीनियर बनने का सपना देखो, डॉक्टर बनने का सपना देखो, लॉयर बनने का सपना देखो। और फिर उनके माता पिता से कहा जाता है ठीक है भैया, अब आप 10 लाख रुपए निकालो, 15 लाख रुपए निकालो, 20 लाख रुपए निकालो, 1 करोड़ रुपए निकालो, 2 करोड़ रुपए निकालो। दे ही नहीं पाते। तो आपने इमेजिनेशन को दबा दिया, हिस्ट्री को दबा दिया, और एजुकेशन का जो सिस्टम है उसमें आप एंट्री नहीं देते। और फिर लोग कहते हैं कि भैया सुपर पावर बनेगा। कहां से सुपर पावर बनेगा? 90% तो गेम ही नहीं खेल रहा है, 90% बाहर बैठा हुआ है, 5% लोग चला रहे हैं। अदानी जी जो भी बिजनेस खोलना चाहते हैं खोल सकते हैं,
अंबानी जी हर बिजनेस में जा सकते हैं, मगर अगर ये कुम्हार जी जो मूर्ति बनाते हैं, अगर इन्होंने सपना देखना शुरू कर दिया कि भाई मैं दूसरे तरीके से मूर्ति बनाना चाहता हूं, मुझे थोड़ी फंडिंग की जरूरत है, 15 मिनट में पता लग जाएगा रास्ता बंद है। और एक तरफ से बंद नहीं है। मैंने पार्लियामेंट में बोला था, मैंने चक्रव्यूह की बात की थी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकली। चक्रव्यूह का दूसरा नाम पद्मव्यूह है, मतलब वो लोटस फॉर्मेशन है। अभिमन्यु को लोटस फॉर्मेशन ने मारा था। नॉर्मली उसको चक्रव्यूह कहा जाता है, वो पद्मव्यूह है, पद्म लोटस के शेप में है। और उसको भी 6 लोग चलाते थे। आज भी वही चक्रव्यूह है, पद्मव्यूह है, उसी को 6 लोग चला रहे हैं। और जो भी रास्ते थे, 90% के जो भी रास्ते थे, एक के बाद एक सिस्टमैटिकली बंद किए जा रहे हैं। हिस्ट्री बदली जा रही है। आप अगर आज किसी आरएसएस के वाइस चांसलर से पूछो, भाई हिंदुस्तान में अनटचेबिलिटी जैसी चीज थी, वो आपको कहेगा कभी नहीं थी। रोहित वेमुला कुछ भी कह ले, उसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हुई नहीं। तो एजुकेशन का रास्ता बंद, इंडस्ट्री का रास्ता बंद। इंडस्ट्री में देख लीजिए, 250 सबसे बड़े बिजनेसमैन निकाल लीजिए, लिस्ट निकाल लीजिए, और मुझे बताइए उस लिस्ट में दलित कौन है, आदिवासी कौन है, पिछड़ा कौन है? एक भी नहीं। मैंने चेक किया, एक नहीं है उसमें। मैनेजमेंट टीम की लिस्ट निकालिए, अदानी, अंबानी, इन सब कंपनीज की मैनेजमेंट लिस्ट निकालिए। सीईओ को छोड़ दीजिए, ओनरशिप छोड़ दीजिए, मैनेजर्स निकालिए और मुझे दिखाइए सीनियर मैनेजमेंट में जिनकी मतलब 1 करोड़, 2 करोड़, 50 लाख, 15 लाख वाली सैलरीज होती हैं, उसमें मुझे नाम दिखा दीजिए। एक नाम दलित का दिखा दीजिए, एक आदिवासी का दिखा दीजिए, एक पिछड़े वर्ग के व्यक्ति का दिखा दीजिए। नहीं मिलेगा। मीडिया की बात की मैंने, इनसे पूछिए, इनके मालिकों की लिस्ट निकालिए, 90% में से इनको एक नहीं, आपको एक नहीं मिलेगा। और फिर 24 घंटा मीडिया में ग्रोथ की बात होती है, प्रोग्रेस की बात होती है, सुपर पावर बनने की बात होती है, और 90% है ही नहीं कहीं। हाईकोर्ट देख लीजिए, जुडिशरी देख लीजिए, इंडस्ट्री देख लीजिए, इंटेलिजेंस एजेंसीज देख लीजिए। अच्छा, मैंने लिस्ट निकाली आरएसएस के जो नॉमिनेटेड लोग हैं, हजारों लोग हैं उसमें, जो हिंदुस्तान का इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में वो डालते हैं, संस्थाओं में डालते हैं, उसमें आपको एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक पिछड़ा ही मिलेगा। तो 90% के लिए सारे के सारे दरवाजे एक के बाद एक बंद हो रहे हैं। अग्निवीर क्या है? लोग कहते हैं अग्निवीर जवानों के लिए स्कीम है। अग्निवीर हिंदुस्तान के 90% लोगों के हाथ से पेंशन छीनने का स्कीम है। पहले अगर एक युवा आर्मी में जाता था, जवान बनता था, तो देश उसे कहता था कि देखिए, आपने देश को अपनी जिंदगी दी है, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, हम आपको पेंशन देंगे, कैंटीन देंगे, और अगर आपको कुछ हुआ, अगर आप शहीद हुए,
तो हम आपको कॉम्पेंसेशन और शहीद का दर्जा देंगे। यह कमिटमेंट था हिंदुस्तान की सरकार का, और उसमें ज्यादा से ज्यादा 90% लोग हैं। अग्निवीर किया, नाम बहुत सुंदर दिया, अग्निवीर, मगर अग्निवीर की सच्चाई क्या है? आपने हिंदुस्तान के जवान से पेंशन छीन ली, शहीद का दर्जा छीन लिया, कॉम्पेंसेशन छीन ली, कैंटीन छीन ली और रिस्पेक्ट छीन ली, और आप सोचते हो कि उसको पता नहीं लगेगा। आप सोचते हो कि उसमें इतनी भी अकल नहीं है कि वो ये बात को समझ जाए। आप जाइए रिक्रूटमेंट सेंटर में, जाइए, सब खाली पड़े हुए हैं, कोई जाना नहीं चाहता। क्यों जाए? दो तरीके के आपने जवान बना दिए हैं। एक को आप पेंशन दे रहे हो, शहीद का दर्जा दे रहे हो, रिस्पेक्ट दे रहे हो, और उसी के साथ दूसरा जवान खड़ा है, उसका आपने नाम बदल दिया, उसको आपने अग्निवीर कह दिया, उसकी आपने पेंशन छीन ली, उसकी रिस्पेक्ट छीन ली, उसकी कैंटीन छीन ली, शहीद का दर्जा छीन लिया, कॉम्पेंसेशन छीन लिया, और आप हिंदुस्तान को कह रहे हो देखो भैया हम बड़े देशभक्त हैं। मगर यह बात समझ आती है लोगों को। पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, पूरा का पूरा प्राइवेटाइज कर दिया। पहले उसमें रिजर्वेशन थी, अब पब्लिक सेक्टर गायब। एक के बाद एक प्राइवेटाइज हो रहा है। सक्सेसफुल पब्लिक सेक्टर यूनिट जो चल रहा है, प्राइवेट सेक्टर से कॉम्पीट कर रहा है, पैसे बना रहा है, लोगों को रोजगार दे रहा है, वो प्राइवेटाइज हो रहे हैं। उसको प्राइवेटाइजेशन नहीं कहना चाहिए, उसको डी रिजर्वेशन कहना चाहिए, कि आपने उसको वहां से रिजर्वेशन हटा दिया, डी रिजर्व कर दिया, और आपने रिजर्वेशन हटा दी। तो अब सवाल उठता है कि सालों से आरएसएस और बीजेपी ये काम कर रहे हैं, और फाउंडेशन यही है, कॉन्स्टिट्यूशन है, तो लड़ाई इसकी है, स्ट्रैटेजी ये है। मगर आगे क्या करना है? अगर हम कहें कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करनी है, तो फिर अगला पूछेगा भाई हां ठीक है, मगर कैसे? एक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की? तो दो तीन सिंपल से एक्शंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला एक्शन कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का, रिजर्वेशन की जो दीवार है 50% वाली, इसको तोड़कर हटाने का। क्योंकि आबादी 90% है, और जब मैं हिंदुस्तान की सरकार को देखता हूं, जो हिंदुस्तान के पूरे बजट को चलाता है, 90 आईएएस ऑफिसर्स इसको चलाते हैं। हिंदुस्तान के बजट का सारा पैसा, 100% पैसा ये 90 लोग डिसाइड करते हैं। 90 में से 3 ओबीसी हैं। आपकी आबादी 50% कम से कम, 90 में से 3 आपके। दलितों की आबादी 15%, उनके भी 3। आदिवासियों की आबादी 8%, उनका 1। मगर उससे बात समझ नहीं आती, 90 और 3 में से बात समझ नहीं आती। बात फाइनेंस की जब बात होती है तब समझ आती है। आपकी आबादी 50%, पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, और हिंदुस्तान के बजट में अगर हिंदुस्तान 100 रुपए खर्च करता है तो 5 रुपए का डिसीजन ओबीसी अफसर लेते हैं। आबादी 50% और फाइनेंशियल डिसीजन 5%।
दलित 15% आबादी, 100 रुपए में से 1 रुपए का निर्णय वो लेते हैं, और आदिवासी 8%, 100 रुपए में से 10 पैसे का निर्णय वो लेते हैं। तो अगर आप 90% का पूरा फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग पावर जोड़ दो तो 100 रुपए में से 6 रुपए 10 पैसे का निर्णय 90% हिंदुस्तान लेता है। ₹6 100 रुपए में से 90% डिसाइड करता है। तो दो चीजें तो बिल्कुल साफ है और मैंने पार्लियामेंट में कह दी है, और वो शुरुआत है। पहला कदम ये जो बैरियर है 50% का, इसको कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन लोकसभा राज्यसभा में बदलेगा। और हम मतलब ऐसे वायदे नहीं करते हैं, आप जानते हो, जब हम कुछ कहते हैं हम करके दिखाते हैं। ये हमारा रेप्यूटेशन है। हमने कहा कन्याकुमारी से शुरू होगी, कश्मीर में बंद होगा, खत्म होगी। कन्याकुमारी से कश्मीर गए। तो पहला स्टेप, ये जो फॉल्स सीलिंग, आर्टिफिशियल सीलिंग लगा रखी है, इसको हटाना है। और दूसरा स्टेप, जिसको मैं क्रांतिकारी स्टेप कहता हूं, जाति जनगणना, कि यह पता लगाना है कि इस देश में पिछड़े वर्ग के लोग कितने हैं। आज कोई नहीं जानता। मैं कह रहा हूं 50% है, मगर लीगली कोई नहीं जानता। अगर आप मेरे पास आए और आपने कहा नहीं 10% है, तो लीगली आप भी सही हो, मैं भी सही हूं। जाति जनगणना के बाद आप मुझे कह नहीं पाओगे कि भैया आप 10% हो। मैं कहूंगा नहीं भैया 10 नहीं है, 50 है। दूसरी बात, जब हम जाति जनगणना की बात करते हैं, हम सिर्फ कास्ट सेंसस की बात नहीं करते हैं, हम इसमें दो और चीजें जोड़ना चाहते हैं। सबसे पहले, किसकी कितनी आबादी। दूसरा, इन अलग अलग वर्गों का हिंदुस्तान के फाइनेंशियल सिस्टम में कितनी पकड़ है, इनके हाथ में कितना धन है। दलितों के हाथ में कितना धन है, आदिवासियों के हाथ में कितना धन है, पिछड़ों के हाथ में कितना धन है। सोशो इकोनॉमिक सर्वे। और उसके बाद जो मैं सोचता हूं उससे भी जरूरी, हिंदुस्तान की संस्थाओं में इन लोगों की कितनी पकड़ है। जुडिशियल सिस्टम में आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं, पिछड़े कितने हैं, किस लेवल पे हैं। मीडिया में कितने हैं, किस लेवल पे हैं। ब्यूरोक्रेसी में कितने हैं। आईएएस ऑफिसर्स कहां कहां बैठे हैं, कौन कौन कहां है, कितना बजट कौन संभाल रहा है। एक प्रकार से जैसे जब किसी को चोट लगती है, हम कहते हैं भैया जाओ एक्सरे कराओ। अगर आपको चोट लगे और डॉक्टर ने कहा कि भैया एक्सरे कराओ, आप कभी मना करोगे? नहीं करोगे ना, कहोगे चोट लगी है, एक्सरे करानी है। तो जाति जनगणना एक्सरे है हिंदुस्तान का। हम उसके बारे में अभी कुछ कह नहीं रहे। हम पहले एक्सरे लेना चाहते हैं। हम जानते हैं कि चोट लगी है, हमें नहीं मालूम कि कॉम्पाउंड फ्रैक्चर है, नॉर्मल फ्रैक्चर है, क्या है। हम जाति जनगणना इसलिए करना चाहते हैं, हम पता लगाना चाहते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। हमें पता लग रहा है कि दर्द है, वो दिख रहा है सबको। हम ये पता लगाना चाहते हैं कि इसका कारण क्या है। अब जैसे ही मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, वैसे ही आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग सारे के सारे कहते हैं जाति जनगणना नहीं होना चाहिए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक्सरे करवाने में क्या प्रॉब्लम है? सच्चाई निकालने में क्या प्रॉब्लम है आपको?
ये जाति जनगणना नहीं कराना चाहते हैं क्योंकि ये सच्चाई से डरते हैं। ये चाहते हैं कि देश के जनता को पता ना लगे, 90% को पता ना लगे देश का धन, देश की संस्थाएं, देश को चलाने का सिस्टम किसके हाथ में है, कितना किसके हाथ में। और यह भी मैंने कहा दिया है, खारगे जी ने कहा है, मैंने कहा है, कांग्रेस पार्टी की पूरी लीडरशिप ने वर्किंग कमेटी में कहा है कि 50% रिजर्वेशन की जो दीवार है उसको तोड़ेंगे और जाति जनगणना को लोकसभा में, राज्यसभा में पास करके दिखाएंगे। और आप यह भी समझ लीजिए, इसको कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। दुनिया में कोई शक्ति नहीं है। मोदी जी कुछ भी कर लें, कोई भी डांस गाना कर लें, बीजेपी कोई भी नाच ले, आरएसएस कुछ भी कर ले, आप देखना, लिख के ले लो, जाति जनगणना हिंदुस्तान की लोकसभा और राज्यसभा में पास होगा और कानून बनेगा। और सच्ची राजनीति, 90% की जो राजनीति है, इन 2 कदमों के बाद शुरू होगी। क्योंकि फिर हमें 21वीं सदी है, डेटा के बिना, इंफॉर्मेशन के बिना कुछ होता नहीं है। जाति जनगणना के बाद सारा का सारा इंफॉर्मेशन, डेटा हमारे हाथ में होगा। तो यह मैं आपसे कहना चाहता था कि बीजेपी और आरएसएस सारे के सारे रास्ते बंद कर दिए। हमें रास्ते खोलने हैं, इसको डिफेंड करना है, क्योंकि अगर यह छिन गया तो फिर सब गया। और ये सब लोग जानते हैं। आपने देखा होगा, देखिए, आपने देखा होगा, पहले नरेंद्र मोदी जी 400 पार कह रहे थे, याद है आपको? 400 पार, 400 पार, मुस्कुराते थे, 56 इंच की छाती थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हिंदुस्तान की जनता ने बिना उन्हें एक शब्द बोले उन्हें कह दिया, इसको आपने छुआ, फिर देखो क्या होता है। और आप सबको बहुत अच्छा लगा जब नरेंद्र मोदी जी ने कॉन्स्टिट्यूशन को अपने सिर पे ऐसे लगाया। वो लगाना पड़ा, वो इस किताब को मानते नहीं है। हिंदुस्तान की जनता ने उन्हें कहा, भैया सिर झुकाओ और इसको अपने माथे पे लगाओ, और उनको करना पड़ा। यह है हिंदुस्तान की जनता की शक्ति और हिंदुस्तान की जनता का ज्ञान। वो समझते हैं, गरीब से गरीब व्यक्ति समझता है कि अगर यह चला गया तो सब कुछ चला गया, और इसको हम कभी जाने नहीं देंगे। ये कुछ भी कर लें, यह नहीं जाएगा यहां से। और इसकी रक्षा करने के 2 सबसे बड़े तरीके हैं। इसका प्रोटेक्शन करने के लिए 2 सबसे बड़े तरीके हैं, जाति जनगणना और 50% की दीवार को तोड़ना। और तरीके भी हैं, मगर ये पहले 2 कदम हैं। आप यहां आए, आपने डिस्कशन किया, आप कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लड़ते हो, जीते हो, मरते हो, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि जहां भी मेरी जरूरत होगी, जहां भी मेरी जरूरत होगी 90% की मदद करने के लिए, मैं वहां जैसे ही आप ऑर्डर दोगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। और क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि देश 90% के बिना चल नहीं सकता है। देश हुनर की रिस्पेक्ट करे बिना चल नहीं सकता है, खोखला है। और हमें खोखला देश नहीं चाहिए, हमें मजबूत देश चाहिए। और अगर हमें मजबूत देश चाहिए तो उसमें 90% लोगों की भागीदारी होनी ही पड़ेगी, और चॉइस ही नहीं। आप सबका दिल से धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। साथियों,
आज हम सब राहुल गांधी जी के ऐतिहासिक भाषण का साक्षी बने हैं और मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि इस ऐतिहासिक भाषण का एक एक शब्द इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और अब मैं अनुरोध करूंगा अपने साथी भाई राजेंद्र पाल गौतम जी से कि वो धन्यवाद के 2 शब्द कहें। इसके बाद हमारा राष्ट्रगान होगा। सभी अपने स्थान पर रहें, राष्ट्रगान का सम्मान करें। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय राहुल गांधी जी का, जिन्होंने ऐसे वातावरण में जब पूरे देश में नफरत का वातावरण चल रहा था, मॉब लिंचिंग हो रही थी, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर नफरत फैल रही थी, तब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा करके मजदूरों से, किसानों से, दलितों से, पिछड़ों से, कामगारों से, कारपेंटर से, मैकेनिक से, तमाम तरह के लोगों से मिलकर उनका दर्द जाना और देखा कि इस नफरत को रोकने का तरीका सिर्फ एक है कि इस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली जाए। और उसके बाद शुरू हुआ संविधान सम्मान सम्मेलन। मंच पे मैं उन सब साथियों का भी धन्यवाद करूंगा जो इस संविधान सम्मान सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। उसके साथ साथ साहू महाराज के वंशज, उनका भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने आकर राहुल गांधी जी का अभिवादन भाषण रखा। उसके साथ साथ महाराज जी का, सुखदेव महाराज जी का भी धन्यवाद करूंगा और तमाम जितने साथी मंच पर सम्मानित अलग अलग जगह से आए उनका भी धन्यवाद करूंगा। पूरे महाराष्ट्र के कोने कोने से, कोल्हापुर के साथ साथ अन्य सभी जिलों से अलग अलग जाति धर्म के, अलग अलग भाषा संस्कृति को जानने और समझने वाले लोग यहाँ आए। मैं उन सब का भी धन्यवाद करूंगा और पुनः उम्मीद करता हूं कि ये संविधान सम्मान की जो लो जली है, जो ये नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की जो लो जली है, जिसको आज राहुल गांधी जी लेके चल रहे हैं, हम लोग पूरे देश में लेकर उसको जाएंगे और इस नफरत के वातावरण को बदलकर समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय का वातावरण बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सबका। जय हिंद, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, हम सब संविधान के सम्मान मानने वाले हैं और अब राष्ट्रगान होगा। सभी सावधान की मुद्रा में खड़े होकर के राष्ट्रगान का सम्मान करें। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। धन्यवाद। जय हिंद। आपलं जातीनिहाय जनगणनेचं सत्र बाकी आहे, त्याच्यानंतर आपण